बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस लिहाज से कि आपके आई कैप के एग्जाम्स के अंदर मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं नोट्स ऑन पीपी, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं है कि नोट्स ऑन पीपी ही आपसे पूछा जाए। बाजू का जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग जर्नल एंट्रीज करके आ गई हो, मेरे ख्याल से आपकी जर्नल एंट्रीज के ऊपर एक अच्छी ग्रिप बन गई है। और जो अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट वर्किंग कर रहे हो, आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा वर्किंग की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को। आप इजीली मेन पेज पे जाते हो और वहां पे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हो। कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स ले जाते हो। तो भाई नॉलेज आता रहेगा, लेकिन मार्क्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। अदरवाइज आपके 6 महीने लग जाते हैं फिर वो मार्क्स 50+ पे लेकर जाने में। तो इस वजह से आपने सारा फोकस इस बात पे भी रखना है। आज हमारा फोकस होगा नोट्स ऑन पीपी के ऊपर। ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का क्वेश्चन गिवन होगा। सिर्फ ये है कि आज के दिन हम लोग थोड़ा सा जरा इजी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। क्यों इजी? किस तरह से? हालांकि इसमें भी डिस्पोजल शामिल है। इजी इस तरह से कि एसिड सिर्फ एक ही है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वहां पर हमारे पास एसिड भी मल्टीपल होंगे, 2 और 3 एसिड्स होंगे। उनके लिए हम लोग नोट्स ऑन पीपी बना रहे होंगे। तो पहले सिंगल एसिड के लिए जब हम लोग सीख लेंगे, तो हमारे लिए बाकी एसिड के लिए कोई भी वर्किंग करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब जैसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन आया ना कि नोट्स ऑन पीपी बना कर रहे हैं, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से अच्छे तरीके से, कि आपको पता चल सके कि ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। देखो भाई, ओपनिंग क्लोजिंग तो लाजिम बातें मिलेंगे एसिड्स के, लेकिन साथ में हमने ये देखना है कि भाई रिवैल्यूएशन कब हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही, क्या किसी किस्म की कोई एडिशन है, क्या किसी किस्म का कोई डिस्पोजल है। डिस्पोजल है तो सिंपल डिस्पोजल है या डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है। ये सारी चीजें उसी टाइम ही पता चलेंगी जब आप एक मरतबा क्वेश्चन पढ़ लोगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आके सबसे पहले नोट्स ऑन पीपी का स्केच बना देना। मतलब फॉर्मेट गिवन है हमारे पास, हम सबसे पहले जाकर उसका फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। इवन कि आपको शायद जर्नल एंट्रीज में, हालांकि आपके लिए आई थिंक ज्यादा इजी हो चुकी है जर्नल एंट्री। कोई आपसे जर्नल एंट्री पूछे तो मेरा नहीं ख्याल आपको मुश्किल होने वाली है। नोट्स ऑन पीपी उससे भी ज्यादा इजी है। मतलब अगर आप लोगों के लिए जर्नल एंट्रीज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो नोट्स ऑन पीपी उसका हाफ भी नहीं। बस सबसे ज्यादा इजी कि अगर आपके पास नोट्स ऑन पीपी आएगा ना, तो इंशाल्लाह आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा कि भाई नोट्स ऑन पीपी आ गए, मैं मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकता हूँ, ज्यादा एफर्ट भी नहीं पुट करनी पड़ेगी। और इवन के जर्नल एंट्रीज में एफर्ट पुट करनी पड़ती है, लेकिन नोट्स ऑन पीपी के ऊपर कोई एफर्ट नहीं पुट करना। जस्ट सिंपली जाकर वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास नोट्स ऑन पीपी रेडी हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा, तो मेंशन था आपके पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर a note on PPE इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। ना भी हो तब भी आप लोग बनाया करो, डाटा के मुताबिक देखा करो कि कंपैरेटिव डाटा मौजूद है तो हम कंपैरेटिव बना कर देंगे। हाँ, कंपैरेटिव डाटा मौजूद है और उसने मना कर दिया, तब ना बनाना। अदरवाइज आपने हर हाल में ये बनाना होता है। उसके बाद आप लोग चलेंगे फॉर इंक्लूजन इन एल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। अच्छा, अब देखें, हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि भाई जाते साथ हमने नोट ऑन पीपी का जाके फॉर्मेट बनाना है। मैंने मना किया है पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद उसके फॉर्मेट की तरफ जाना। क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा हुआ है? Up Limited uses the revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment। अच्छा, जिस तरह से ये मैंने हाईलाइट कर दिया ना, आपके सामने भी आपका पेपर मौजूद है, आपके हाथों में पेन होना चाहिए, आप लोग पेन से उसको हाईलाइट कर दिया करो, क्या आपको पता हो कि इसके ऊपर ये रिवैल्यूएशन मॉडल हम लोग यूज करेंगे। फिर है द पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूइंग एसेट्स ऑन एन एनुअल बेसिस यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। यहाँ पर और कोई बात मुझे इतनी खास नजर नहीं आई जो मेरे काम आ सके। राइट, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन बिल्डिंग, 4 buildings were acquired in same vicinity on 1st January at a cost of rupees 300 million. The useful life of the building on the date of acquisition was 20 years.
AL depreciate building on over there. The results of revaluation carried out during the last 3 years by premier valuation services and independent firms of valuers are as follows. और वो रिवैल्यूएशन हो रही है हमारे पास फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे नहीं है, फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और ये रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इन मिलियंस आपके पास है। फिर आपने कहा 30 जून 2015 को एक एसेट, एक बिल्डिंग, बेसिकली हमारे पास चार थी, उनमें से एक बिल्डिंग हमने सेल कर दी कितने में, 80 मिलियन में, और ये आपके पास है आपकी सेल प्रोसीड। ऑल राइट, अब इस डिस्पोज्ड एसेट की कॉस्ट क्या है या रिवैल्यूड अमाउंट क्या है ये हम लोग बाद में देख लेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के मुताबिक जो मैंने नोट बनाना है ना, वो बेसिकली 2015 एंड 2014, मतलब मेरे क्वेश्चन का स्टार्ट होना चाहिए 1 जनवरी 2014 से, लेकिन मैं पहला नोट आपको फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन बना के दे, फर्स्ट नोट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन बना के दे रहा हूं, फिर उसी को मैं आके चेंज कर लूंगा एंड पर, तो इस क्वेश्चन का वो सोल्यूशन बन जाएगा। क्या आप लोग फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन है नोट के ऊपर, तो आप लोग जरा इनिशियल लेवल से देखो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। अब जब आपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाना था ना, तो वो सोल्यूशन हमेशा आपने बनाना है कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल नंबर 31, अब आप लोग यहां पे लिख दो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आपके लोगों के पास। ऑल राइट, अच्छा अब देखो, सबसे पहले नेम ऑफ द बिजनेस, या जो प्रोप्राइटर नेम गिवन है, क्या नेम गिवन था, आबिद लिमिटेड। साथ में नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। आपने करंट ईयर का यहाँ पे रेफरेंस देना होता है, यहाँ पे कंपैरेटिव ईयर का रेफरेंस ना दीजिएगा कि 2014 एंड 15 नहीं लिखना, आपने करंट ईयर का एंड यहाँ पे आके लिख देना है। और ये हर क्वेश्चन हर टाइम आपने इस तरह का फॉर्मेट अपने पास बना के देना है उससे। बात क्लियर? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, क्या मैंने सिर्फ 2015 के लिए वर्किंग करनी है? अच्छा, इसके बाद सबसे पहली चीज आपसे बता दो कि भाई मैं वैल्यूज इन रुपीज लेने लगा हूं, और अगर मैं उसकी किसी किस्म की कोई राउंडिंग ऑफ करने लगा हूं तो वो भी साथ में बता दो। तो मैं उसे यहाँ पे साथ ही बता दूंगा कि ऑल अमाउंट्स इन रुपीज। अब मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बता दिया, वर्किंग में भी ये मेंशन करने की अब जरूरत नहीं है, तो सारी अमाउंट्स हमारी इन रुपीज मिलियन चली जाएंगी। अच्छा, इसके लिए कोशिश क्या करें कि अगर क्वेश्चन में वो मिलियन से राउंडिंग ऑफ यूज कर रहा है आप वो करो, वो थाउजेंड यूज कर रहा है आप वो करो, वो नहीं यूज कर रहा तो कोशिश करो तो फिर आप भी ना यूज। ऑलराइट, मतलब आपने ना अपने एग्जामिनर को फॉलो करना है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो आप सोल्यूशन उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश किया करो। ऑलराइट, अच्छा फिर देखो जैसी रुपीज इन मिलियन आ गया, अब मैंने वर्किंग कौन से ईयर के लिए करनी है, 2015। देखो करंट ईयर यहां पे सबसे पहले लिखा करो 2015, साथ में मैंने इसका कंपैरेटिव बताना है, तो इसका कंपैरेटिव कौन सा होगा, 2014। अब बेसिकली क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये वाले 2 इयर्स है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा
कि हम लोग चलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ, और वो क्या थी हमारे पास 2012, तो मतलब मैंने 2012, 2013, 14, 15 मैं 4 साल के लिए बना के दूंगा आप लोगों को। ओके, तो मैं साथ ही इधर आ जाऊंगा 2013, 2000। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि 12 लेफ्ट हैंड साइड से ना स्टार्ट करें, कंपैरेटिव लेफ्ट हैंड साइड पर ना आए, आपका करंट ईयर लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, और कंपैरेटिव उससे पीछे। अब 15 का कंपैरेटिव, 14 का कंपैरेटिव, 13 का कंपैरेटिव, और 12 से पीछे कुछ था ही नहीं, बिजनेस ही नहीं शुरू हुआ था। परचेज ही 1 जनवरी 2012 को किया है, तो 11 का कैसे बताऊं मैं आपसे? बात क्लियर? अच्छा, जैसे ही आप ये बना लो, उसके बाद भाई ये डिपेंड करता है कि आप लोगों नोट किस तरह से बना रहे हो। उसके लिए हमारे पास वैसे दो मेथड्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है ना, वो है कि जिस तरह हम लोग अपने एसिड्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से रिकॉर्ड करते हैं। क्या आपको ये बात याद आई? तो नोट्स भी बिल्कुल वैसे ही बनाओ कि कॉस्ट की सारी डिटेल्स अलग से, और उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की सारी डिटेल्स अलग से रिकॉर्ड करके रखो। बात क्लियर? अच्छा, अब देखो, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहां पे लिखा करो कॉस्ट का डाटा। अच्छा, ये देखो, हमारे आई कैम में भी अलाउ है कि हम लोगों ने ब्लैक पेन यूज करना है, तो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर सारा ब्लैक पेन ही यूज करूं, ताकि आप लोगों को पता हो कि यार ये इतना भी बुरा नहीं लगता जितना आप सोच रहे होते हो। तो ये हमारी वर्किंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोग उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा होता कि सर ये क्या पता ही नहीं चलता कौन सी हेडिंग है, तो हर एक चीज का पता चल रहा होता है, सिर्फ आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। कॉस्ट पे आई, हेडिंग थी मेरी, ये देखो मैंने सिर्फ उसके नीचे एक अंडरलाइन लगा दिया, तो ये पता चल जाता है कि भाई ये कॉस्ट है। अच्छा, जब भी आप कॉस्ट पे आओगे ना, तो भाई कॉस्ट, अब देखो आप, चलिए मैं जरा यहां पर आता हूं, मैं एसिड अकाउंट बनाता हूं, सपोज के बिल्डिंग अकाउंट, सबसे पहली चीज क्या लिखूंगा, एंड पे यहां पे क्या आता है, जो भी अमाउंट होगी। अच्छा, फिर यहां पर एडिशन आ जाती हैं। ऑल राइट, किसी ने वर्क इन प्रोसेस से अगर आना है तो वो यहां पे आ जाता है। आपको पता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो जब तक कंस्ट्रक्शन होती रहती है तब तक वो वर्क इन प्रोसेस का पार्ट रहता है। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाता है और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक्विजिशन नहीं होती, ये ट्रांसफर होता है वर्क इन प्रोसेस से एसिड अकाउंट के अंदर। ऑलराइट, तो ये वाली सिचुएशन भी आ सकती है। आपके पास एडिशन हो सकती है थ्रू एक्सचेंज, तो आप लोग वो भी साथ में लेके आ सकते हो। मतलब देखा जाता है कि एडिशन किस टाइप की हो रही है, हमने परचेज किया, वर्क इन प्रोसेस से लेकर आए, या डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज हमारे पास एडिशन हुई, हम लोग वो जाके लिखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे डिस्पोजल आ जाता है। ये बात आपको समझ आ गई? देखो भाई, जो काम पहले आप अपने इस लेजर में करते थे, वही काम अभी आपने करना है, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में। बस इतना सा फर्क है। क्या, पहले जो काम आप लोग लेजर बना के क्या करते थे ना, जब आप छोटे छोटे होते थे, जो काम लेजर में करते थे वही काम करना है, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में करना है। टी अकाउंट आप नहीं बनाना। तो क्या करना है, सबसे पहला काम, अब देखो भाई, एसिड्स की नेचर क्या है, डेबिट, आप डेबिट साइड से ही शुरू करो, जिसकी जो नेचर हो ना उसको वहीं से शुरू करो। अब जैसे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की नेचर क्या है, तो मैं उसको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करूंगा। क्लियर? जो नेचर हो वहां से उसको शुरू कर। अब यहां पर आओ, और यहां पे सबसे पहले लिख देना बैलेंस ब्रॉड। अब बेसिकली यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज हो सकती हैं। ओपनिंग बैलेंस इज एज एट 1 जनवरी 2000। अब आगे मैं क्या लिखूं, 12, 13, 14 या 15? तो मसला है ना, तो इसलिए लिख लो भाई बैलेंस ब्रॉड डाउन।
और 12 में जाऊंगा तो 12 का ब्रॉड डाउन, 13 में जाऊंगा तो 13 का, 14, 15 उनके ब्रॉड डाउन बैलेंसेस आ जाएंगे। तो एज सच डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिस ईयर में जाओगे पता चल जाएगा उस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहां पर आकर बेसिकली क्या होता है, बात जरा गौर से सुनिएगा, कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एडिशन, वो जिस मर्जी टाइप की हो, हम लोग आके सबसे पहले लिखते हैं एडिशन। देखो यहां से आ गई एडिशन, फिर हम लोग चले जाते हैं डिस्पोजल पर। अब डिस्पोजल दूसरी साइड पर है तो डिस्पोजल बेसिकली लेस हो जाएगा, और हमारे पास आ जाती है हमारी बैलेंसिंग वैल्यू, और वो क्या बन जाता है हमारा बैलेंस कैरी डाउन। ये उस एसिड के लिए बिल्कुल ठीक है जो कॉस्ट मॉडल को फॉलो करता है। अगर आपको याद हो मैंने पहले भी एक मरतबा ये बनवाया था, तो हमने ऐसे ही किया था, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस लेस डिस्पोजल, एंड एट द एंड हमने लिख दिया था बैलेंस कैरी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आना ही नहीं था उस क्वेश्चन के मुताबिक। मेरी बात पिक की आप लोगों ने। अच्छा, अब अगर यहां पर देखो, तो क्या आप कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हो? आप क्या मॉडल फॉलो कर रहे हो? तो ये नोट करो कि रिवैल्यूएशन किस दिन पर है। तो रिवैल्यूएशन किस दिन पर है? तो मतलब जैसे ही अगले दिन आंख खुलेगी ओपनिंग बैलेंस रखोगे सबसे पहले रिवैल्यू करना है। एम आई राइट? तो क्या सबसे पहले एडिशन हो रही है? क्या सबसे पहले डिस्पोजल हो रहा है? क्या हो रहा है? तो पहले भाई रिवैल्यूएशन का। अब ओपनिंग बैलेंस के फौरन बाद रिवैल्यूएशन का डाटा लिखो। अब एडिशन डिस्पोजल ना लिखो। बस ये फर्क है इन चीजों में। हाँ, अगर ये रिवैल्यूएशन हो रही हो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस के बाद रिवैल्यूएशन का डाटा ना लिखना। फिर क्या करना? फिर सबसे पहले एडिशन डिस्पोजल, मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर काम हो सकते हैं वो, बैलेंस कैरी डाउन से पहले आप लोगों ने लिखने हैं रिवैल्यूएशन का डाटा। गॉट इट? अब ये सीक्वेंस मैटर करता है कि हम रिवैल्यूएशन किस दिन कर रहे हैं। तो हम रिवैल्यूएशन कब कर रहे हैं? स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिगिनिंग। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग के फौरन बाद रिवैल्यूएशन के बारे में बताएंगे उसे कि हमारा ऐसे रिवैल्यू होता है। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा, अब बात सुनिएगा, भाई रिवैल्यूएशन के बारे में कैसे बताएंगे? जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है हमने कहा था दो काम करना। कौन कौन से? ट्रांसफर ऑफ किस में? तो एसिड में आएगा ना क्यूमुलेटिव एप्रिसिएशन का ट्रांसफर। सबसे पहले उसे यही बताओ, क्या? ट्रांसफर ऑफ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी? अच्छा, जैसे ही देखो ऊपर कॉस्ट मौजूद है, उसमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। तो जब ट्रांसफर ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं तो हम लोग ऐड कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं? एसिड अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज? तो बेटा लेस करना हमेशा। जब भी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आप अपने एसिड अकाउंट में लेकर आओ तो नेगेटिव टर्म में उसको लिखना, ब्रैकेट्स में लिखना। उसने आपके एसिड को कम करना है आपका। ओके। अच्छा, उसके बाद एसिड में अब रीवैल्यू होना है। तो क्या आपको पता है कि रिवैल्यूएशन गेन है या लॉस है? क्वेश्चन में पता ही नहीं होता, जब क्या मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है? नहीं, तो मुझे क्या पता गेन है या लॉस है? किसी में गेन आएगा किसी में लॉस आएगा। तो भाई आगे मैं एक लाइन लिखूं रिवैल्यूएशन गेन की, अगली लाइन लिखूं रिवैल्यूएशन लॉस की? तो नहीं, ऐसा नहीं करना, एक ही लाइन पे आएगा। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, अब हमें तो नहीं पता कि गेन है या लॉस है, और बताने भी हमने दोनों हैं। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे फौरन रिवैल्यूएशन गेन हो तो ऐड करोगे या लेस करोगे? ऐड करोगे। तो मतलब क्या ब्रैकेट लगाओगे या नहीं लगाओगे? तो भाई इधर लिख दो, रिवैल्यूएशन गेन होगा तो विदाउट ब्रैकेट, और लॉस हुआ तो विद ब्रैकेट होगा। बस पता चल गया कि अगर मैंने आगे कोई वैल्यू ब्रैकेट्स के साथ लिख दी तो समझ लेना वो रिवैल्यूएशन लॉस है, और अगर मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू लिख दी
तो समझ लेना रिवैल्यूएशन ये बस इतनी सी बात है। ऑलराइट, मतलब एक्सटेंडेड बन रहा है हमारा कि हमने ऐसे ही करना है। अब हमारा एसिड रिवैल्यू हो चुका है। अब इसके अलावा इसमें आपको क्या क्या चेंज नजर आ सकता है? जी, अब एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हो सकती है। अच्छा, वैसे अगर आप लोग देखो ना, हमने जो क्वेश्चन अभी स्टडी किया या जिसका सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, उसमें किसी किस्म की किसी भी ईयर में कोई एडिशन नहीं। ऑलराइट, लेकिन अब लिखो या ना लिखो, आप पे डिपेंड करता है। आप एडिशन लिखते हो या नहीं लिखते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन नोट्स का पार्ट है, तो हम लोग लिख लेंगे। कौन सा, सिर्फ एक लाइन ही जाए होनी है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये अलग बात है, जब नहीं हो रही होगी तो डैश लगा देंगे। ऑलराइट, फिर जैसे ही एडिशन आ गई, एसिड अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या कुछ और आ सकता है? नहीं। फिर क्रेडिट साइड पे चले जाओ, क्रेडिट साइड पे क्या कुछ आ सकता है? डिस्पोजल। अच्छा, ये होते हैं दोनों ड्यूरिंग द ईयर। इनमें से कोई चीज पहले हो रही है, कोई चीज बाद में हो रही है। कभी एडिशन पहले होगी, कभी डिस्पोजल पहले होगा। इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि आप डिस्पोजल पहले लिख रहे हो या आप एडिशन पहले लिख रहे हो। इस चीज का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप डिस्पोजल पहले लिख लो, एडिशन बाद में लिख लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ऊपर लिखा है ना, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन, गेन और लॉस, इसका फर्क पड़ता है। क्या आप लोग ये देखो कि ये हमारे पास रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है? गॉट इट? स्टार्ट ऑफ द ईयर था, ओपनिंग के बिल्कुल पहले आ गए, और अगर एंड ऑफ द ईयर हो, क्लोजिंग से पहले आ जाए। गॉट इट? अच्छा, अब एडिशन डिस्पोजल, क्या इसके अलावा कोई और चीज आ सकती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहां पर जाकर आपने लिख देना है इसका बैलेंस कैरीड डाउन। ओके हो गया? इसके बाद आपने सेकंड हेडिंग देनी है, विच इज accumulated depreciation। बस ये हेडिंग बन गई है आप लोगों की, अंडरलाइन कर दिया। अब accumulated depreciation में सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे हम लोग? इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट, फिर वही बात कि रिवैल्यूएशन पहले है या रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर है? पहले है। पहले है तो सबसे पहले जितनी भी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होती है, सारी की सारी ट्रांसफर हो जाती है टू एसिड अकाउंट। पहला काम वो करोगे, पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब यहां पर हम लोगों ने क्या लिखना है? ट्रांसफर टू एसिड, वो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, यहां पर क्या, ट्रांसफर टू एसिड अकाउंट। ऑलराइट, अच्छा, फिर जैसे ही ट्रांसफर कर दोगे, एसिड ने आपका रीवैल्यू हो जाना है। फिर पूरा साल गुजरेगा, उसमें कोई एडिशन डिस्पोजल होंगी तो वो अपने पास खुद रिकॉर्ड करेगा। हम जाएंगे उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, एडिशन हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिस्पोजल हो गई है तो फर्क पड़ता है। क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज करनी होती है ना ऐसा? तो भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो चार्ज करते हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। लेकिन अगर डिस्पोजल को चार्ज करना है, तो जिस दिन डिस्पोजल होता है उसी दिन चार्ज करते हैं। ये बात समझ आई? तो पहले आपने लिखना है यहां पर डिस्पोजल अकाउंट, कि अगर किसी किस्म का कोई एसिड डिस्पोज हुआ, तो यहां से उसकी कॉस्ट चली जाएगी, कॉस्ट वाले पोर्शन से, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के पोर्शन से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चली जाएगी किसके पास? डिस्पोजल के पास। गॉट इट? उसके बाद आप लोगों ने जाके लिखने अपने पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बस ये फॉर द ईयर ही है। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखते हो तो वो फॉर द ईयर ही होता है। ऑलराइट,
और एट द एंड आप लोगों ने जाके लिख देना है बैलेंस कैरीड डाउन। इसके अलावा क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में कोई ऐसी चीज जो आप समझते हो क्या आ सकती है? बस यही कुछ ही है जो आपने लिख दिया। जो पहले आप लोग टी अकाउंट की फॉर्म में लिखते थे, अब हमने उसको किस में, स्टेटमेंट की फॉर्म में जाके लिख दिया। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके बाद लिखी जाती है इसकी WDV। इसके बाद लिखी जाती है इसकी WDV। अब WDV कैसे आती है? कॉस्ट माइनस, तो क्या आपके पास दोनों है? नहीं, आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड भी है और आपके पास एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी है, ऐसा है ना? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे WDV बतानी है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बताई जाए, सिर्फ क्लोजिंग नहीं बतानी, ओपनिंग भी बतानी है और क्लोजिंग भी बतानी है। तो आपने ना यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी है जरा। उसके बाद ये अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने हर हाल में बतानी है। यहां पर आपने लिख देनी है ओपनिंग WDV, और यहां पर क्लोजिंग WDV। अब ओपनिंग WDV कैसे आएगी आपके पास? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ एसिड में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस करूंगा। और क्लोजिंग WDV कैसे आएगी? क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ एसिड, एसिड्स में से मतलब बैलेंस कैरी डाउन में से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी बैलेंस कैरी डाउन लेस कर दूंगा। ओके, उससे कैसे पता चलेगा आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ, वर्किंग, हर चीज की वर्किंग करता फिरूंगा। कैसे ही है, हर चीज की वर्किंग करता फिरो। देखो अब आपने क्या करना है, आपको भाई देखो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है ना, इनको नाम दे दो। किस तरह से, ये देखो, इसको ए का नाम दे दो, ये बी बन गया, ये सी, और ये कर लें। ओके, अब बड़ा इजी काम हो गया, कोई वर्किंग बताने की जरूरत नहीं है। उसे बताओ कि भाई ओपनिंग WDV कैसे आएगी। आप उसे बताओ कि A-C कर दो तो ओपनिंग WDV आ जाएगी। और क्लोजिंग WDV कैसे आएगी? B-D कर दो तो किसी किस्म की अब वर्किंग बताने की जरूरत नहीं है। करो, पेपर में ही करो भाई। और मैं आपको क्या जन्नत की तैयारी करवा रहा हूँ? वो तो आपके अमाल पे डिपेंड करता है। ये तैयारी कर रहे हैं हम FR1 पास करने की, क्या आप लोगों ने जाकर अपने अटेम्प्ट में क्या कर, ओके, पेपर में ना करना होता ये काम तो मैं आपको बताता कि ये काम ऐसे करना। अच्छा, यहां तक पहुंच गए? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अभी के लिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वक्त के साथ साथ हम मजीद चीजें सीखते जाएंगे। जब ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद की स्टोरी हम फिर शुरू कर लेंगे। ओके, अब आ जाना इसको फिल करने की तरफ कि भाई इसमें हम लोगों ने वैल्यूज क्या लिखनी है। देखो भाई, बहुत सी ऐसी वैल्यूज होंगी जो आप इजीली पुट कर सकते हो और आप ऐसा करोगे, लेकिन वो कब ऐसा पता चलेगा? जब दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तब आपका माइंड उस लेवल पर होगा कि आप लोग डायरेक्टली जाके वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अभी हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल पेश आए। अब आप देखो, हम लोग वर्किंग कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं, एम आई राइट? और इसी साल मैंने देखो 1 जनवरी को एसिड परचेज करना, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं कहलाता। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है? जब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग हो। तो क्या आपको प्रीवियस ईयर का कोई क्लोजिंग मिला तो इस साल का ओपनिंग कैसे होगा? तो बच्चे ये समझते हैं जैसे कि वो जो 300 मिलियन हमारे पास आ रहा है 1 जनवरी 2012, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो वो हमारा ओपनिंग नहीं है। वो बैलेंस ब्रॉड डाउन के सामने ना लिखना, वो ईयर 2012 की एडिशन है। गॉट इट? कोई इशू किसी को? अच्छा, अब आओ, अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे एडिशंस के कॉलम में। अब देखो, कोई किसी किस्म का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ,
किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन नहीं आई। एडिशन हुई कितने की, जो चीजें ना हो वहां पे डैश लगाते जाना। गॉट इट। क्या किसी किस्म का कोई डिस्पोजल हुआ तो बैलेंस कैरी डाउन कितना मिलेगा, बस ये इस तरह से रिकॉर्ड करना। और ये सिंगल अंडरलाइन करना है, इसके नीचे डबल नहीं करना। यहां तक पहुंच गए। जी क्लियर है यहां तक सब बच्चों को। अच्छा, ये अभी फर्स्ट ईयर था आपके पास। अच्छा अब आप लोग देखो, इसकी अगर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को करना चाहो तो बड़ी आसानी से हो सकती है। कैसे? क्या आप लोग देखो, क्या जब एसिड अकाउंट का ओपनिंग नहीं है तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी, तो जब कुछ है ही नहीं तो क्या को ट्रांसफर करूं? नहीं। और वैसे भी क्या ट्रांसफर हर साल होता है? नहीं, डिपेंड करता है जिस साल रिवैल्यूएशन उसी साल ट्रांसफर करते हैं। फिर क्या कोई डिस्पोजल हुआ? नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर चार्ज करेंगे। अच्छा ये कैसे चार्ज करेंगे? 300। आपके पास किसी किस्म की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी, एम आई राइट? यूजफुल लाइफ कितनी थी? 20 ईयर। तो 300 डिवाइडेड बाय 20, तो यहां पर जाओ और वहां पे जाके रिकॉर्ड कर दो। 300 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 20 है ना, ये इधर आना था। 300 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा क्या किसी किस्म की कोई टाइम फ्रैक्शन लगेगी? नहीं, कोई टाइम फ्रैक्शन नहीं तो लगाने की जरूरत ही नहीं। फुल ईयर डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट बन रही है? देखो भाई, अगर एनफ स्पेस हो तो कोशिश करो जरा साथ साथ बना लो, लेकिन आपको लगे ना कि आपकी प्रेजेंटेशन मुतासिर हो रही है इससे, तो नीचे वर्किंग पे आ जाओ। ओके, वर्किंग वन, और वहां पे जाके सिर्फ चाहे इतनी चीज लिख लो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बाकी रेफरेंस है तो भाई वर्किंग वन जाके देखो। क्लियर? ये डिपेंड करता है आपके पास पेज पे स्पेस कितनी है, क्या आप अपनी उन वर्किंग्स को एडजस्ट कर पा रहे हो या नहीं। ऑलराइट, अब ये जरूरी नहीं कि मैं इधर कर रहा हूं तो आप ये ऐसे ही करोगे। अब वर्किंग बतानी जरूर है। अब ये डिपेंड करता है कि वर्किंग नोट पे जाके बना रहे हो या इधर। लेकिन हम लोगों ने वहां पे वर्किंग करनी होगी मैक्सिमम 2 इयर्स की, तो हमारे पास स्पेस होगी, हम इतना कुछ लिख सकते हैं। बात क्लियर? ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, तो भाई बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? इसे भी सिंगल अंडरलाइन कर। बात क्लियर हो गई? क्या डब्ल्यूडीवी लिख नहीं सकते? साथ साथ चीजें चलती रहेंगी। क्या कोई मुश्किल पेश आ रही है आपको? क्या ओपनिंग डब्ल्यूडीवी? नहीं। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी? अब यहां पे बताने की जरूरत नहीं है कि 300 - 15। क्यों? ये देखो, ये साथ में बता दिया, B - D। क्लियर? तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 285। किसी को कोई डाउट? सब बच्चों को क्लियर? अच्छा भाई, जब अगले साल जाते हो तो फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर की, तो भाई जो इस साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, अगले क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है अगले साल की ओपनिंग, इस साल का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी डाउन है अगले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। इस साल आपके एसेट अकाउंट का जो बैलेंस कैरी डाउन है वो 2013 के लिए ओपनिंग, पहले ये लिख लो। ये 13 आ गया, यहां से ये आपके पास 15 आ गया। नेक्स्ट, यहां से ये वैल्यू आपके पास 285। ओके, देखो भाई हर वैल्यू लिखने के मार्क्स हैं, तो कोशिश करो मैक्सिमम वैल्यूज पुट करो, मैक्सिमम वैल्यूज लिखो। अब जैसे ही आप लोग पहुंचे कौन सी डेट पर? 1 जनवरी 2013। तो देखो क्या आपका एसिड रिवैल्यू हुआ? आंसर मिला यस, रिवैल्यू हुआ। ओके, कितने पे हुआ वो बात की बात है। सबसे पहले आओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ताजियत करो और इसे ट्रांसफर करो। इसे कहो भाई हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था,
अब ये जितना भी ओपनिंग है सारे का सारा ट्रांसफर कर। गॉट इट? कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है। एक पॉइंट याद रखना है, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस इज मेड। क्या? फिर से बोलो। तो देखो नील हो गया, 1 जनवरी 2013 डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। कैसे नील होगा? जितना ओपनिंग है सारा ट्रांसफर कर दो। जैसे ही ट्रांसफर करोगे पहुंच जाओगे यहां पर, और 15 जहां से भी लेस कर दो। बात क्लियर? अच्छा अब देखो, क्या किसी किस्म की ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल? अच्छा अब देखो आपका एसिड कौन सी वैल्यू पर है, तो क्या आपको ये चीज यहां से पता चल नहीं गई थी कि 285 पर है, और आपने इसको कहां पर लेकर जाना है? 323। तो कितने का इंक्रीज आ रहा है? 38 का इंक्रीज आ रहा है। तो आप जाओगे और अपने एसिड को यहां पर 38 रिवैल्यूएशन गेन जाके रिकॉर्ड कर दें। ओके हो गई बात? किसी को कोई डाउट? क्या हम लोग अपनी रिवैल्यूड अमाउंट पे पहुंच नहीं गए? पहुंच गए। अच्छा फिर कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, तो बैलेंस कैरी डाउन हमें क्या मिलेगा? हमारी रिवैल्यूड अमाउंट 320। और यही 323 हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। ऑलराइट? ऑलराइट? कोई मुश्किल? अच्छा अब जब यहां पे पहुंचे तो भाई क्या डिस्पोजल हुआ? फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा? रीवैल्यूड अमाउंट। देखो रिवैल्यूएशन हो गई थी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो रिवैल्यूड अमाउंट ने डेप्रिशिएट होना है। अगर रिवैल्यूएशन होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो रिवैल्यूड अमाउंट अगले साल के लिए डेप्रिशिएट होती। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पुराने मेथड के मुताबिक, पुरानी वैल्यू के मुताबिक चल रहा है। 323 डिवाइडेड बाय, एंड द वैल्यू इज, ये 17 आ गया। यहां पे 17 ही लिखोगे। ओके अब देखो 323 माइनस 17 इज इक्वल टू 306। ये 17 अगले साल के लिए आपके पास आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। एम आई राइट? एम आई राइट? और यहां से ये 306 जो 2013 का क्लोजिंग है, 2014 का ओपनिंग बन जाएगा। पहुंच गए यहां तक? किसी को एतराज? नहीं समझ आ रही? अच्छा अब जैसे ही 2014 पे पहुंचे, हमने फिर देखा रीवैल्यू हो गया। कितनी अमाउंट पे हुआ बाद में देख लेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन हो गई। क्या करना है? सबसे पहला काम, ये लो इसको भेजो, और ये यहां से माइनस। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई एतराज? आपका एसिड कौन सी वैल्यू पर पहुंच गया है? आपका एसिड कौन सी वैल्यू पर पहुंच गया है? WDV ऑफ द एसिड इज जी 306। आपके एसिड की WDV आपकी बुक्स में कितने गए आपका एसिड? देखो यहां से भी पता चल गया था, अदरवाइज आप यहां से भी पता कर सकते हो। 323 में से 17 लेस कर दो। अब आपकी बुक्स में आपका एसिड कौन सी वैल्यू पर है? 306 पर है। लेकिन जहां पर आपने लेकर कौन सी वैल्यू पे जाना है? 252 पे। इंक्रीज या डिक्रीज? कितने का डिक्रीज? 54 का। तो जाओ सिंपली यहाँ पे 54 का डिक्रीज रिकॉर्ड कर दो। देखो भाई, नोट ऑन पीपी की यही खूबसूरती है। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है कि पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस है, लॉस है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, कितना है, क्यों है, कैसे है। मैंने टोटल जाके लिख दिया।
ये चीज सोचने की जरूरत उस टाइम पर है जब मैं जर्नल एंट्रीज बना रहा हूँ। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा सिंपल काम है, सिर्फ क्या करना है, WDV को रिवैल्यूड अमाउंट तक लेके जाना है। इंक्रीज है तो पॉजिटिव, जितने का इंक्रीज है लिख दो, डिक्रीज है तो नेगेटिव, जितना भी डिक्रीज है जाके बोले। ओके हो गई बात, आपका काम बड़ा आसान हो गया है। जब आपको सोचने की जरूरत है कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस था, इंक्रीमेंटल एप्रिसिएशन को कितना चार्ज किया, बाकी कितना रह गया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना लेके जाऊं, क्या उसने पूछा है आपसे? तो ना बताओ, बस अपने एसिड को डिक्रीज करो। इसके अलावा क्या किसी किस्म की आपने कोई एडिशन की, किसी किस्म का कोई डिस्पोजल किया, देखो आपका एसिड ऑटोमेटिकली उसी अपनी रिवैल्यूड अमाउंट पे ही मौजूद है जो आपने अभी बताई थी कितनी, बस आपका एसिड अकाउंट मेंटेन है। ओके हो गई बात, किसी को कोई एतराज, कोई ऐसी बात जो आपको समझ आ गई हो? चल गुड, शाबाश। ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, जब आप इधर पहुंचे, डिस्पोजल तो है नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है, कैसे आना है, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय 18, शाबाश, एंड द वैल्यू इज 14, बस यही आ इधर 14 जाके रिकॉर्ड कर दो। ओके, तो 252 माइनस 14 इज इक्वल टू, जी, 238। आपका ये वाला ईयर कंप्लीट हो गया, और ये है अब आपका सॉल्यूशन जिसमें आपने कंपैरेटिव ईयर बताना था। तो ये था आपका कंपैरेटिव ईयर जो आपने उसे बताना। बात क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए बताएं ओपनिंग क्या आएगा यहां पर? 252, शाबाश। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग 14, और WDV का ओपनिंग, ये ओपनिंग सबसे पहले लिख लो। अच्छा, अब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन हो गई 1 जनवरी 2015, कितनी वैल्यू पर? 272। आओ, जैसे ही रिवैल्यूएशन हुई पहला काम ये हो गया, आपका एसिड कौन सी वैल्यू पे पहुंच गया? 238। कहां पर लेकर जाना है इसे, इंक्रीज या डिक्रीज, कितने का इंक्रीज? 34 का इंक्रीज, भाई जाओ सिंपली 34 लिख लो। नहीं सोचना कि इससे पहले कोई लॉस था, और अगर लॉस था तो कितना एडजस्ट करना है, कुछ भी नहीं सोच। तो मैंने आपसे कहा नहीं था कि ये सबसे ज्यादा इजी मार्क्स हैं? आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक फॉर्मेट बनाना है, वैल्यूज पुट करनी है, और आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाने हैं। मतलब अगर नोट ऑन पीपी आया, अब लग नहीं रहा कि वाकई दिल ने गार्डन गार्डन हो जाना है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज टफ टाइम दे रही थी, नोट ऑन पीपी टफ टाइम नहीं देता। ओके, अच्छा अब देखें, क्या किसी किस्म की कोई एडिशन हुई? डिस्पोजल हो गया, लेकिन अब यहां पे डिस्पोजल, भाई ये सेल प्रोसीड्स थी 80 की, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है आप आओ और यहां पर 80 को लेस कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात सुनिएगा जरा, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, जो बच्चे यहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। आपसे स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहा गया था? 4 बिल्डिंग्स हैं, सेम वेसिनिटी, 300 मिलियन इन टोटल, एक बिल्डिंग 75 की, उसकी कॉस्ट, एम आई राइट? क्या आप लोग एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बना रहे हो? तो आप 75 को लेस नहीं करो। देखो भाई, सिंपल सा रूल, फिर से सुन लेना, अगर एसेट अकाउंट एट कॉस्ट है तो डिस्पोजल की भी कॉस्ट लेस होगी। एसेट अकाउंट एट WDV है, डिस्पोजल की भी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल WDV लेस होगी, लेस होने से मुराद क्रेडिट होना। ओके, लेकिन अगर एसिड अकाउंट रीवैल्यूड अमाउंट पर है तो डिस्पोजल एसिड की भी रीवैल्यूड अमाउंट लेस। गॉट इट? आपका एसिड अकाउंट कौन सी वैल्यू पर है? तो बेटा आपने एसिड जो डिस्पोज कर रहे हो उसकी भी रीवैल्यूड अमाउंट देखोगे। अब मेरी बात सुनना जरा, कैलकुलेशन हो जाएंगी, मेरी बात सुनना। ये जो आपने लास्ट रिवैल्यूएशन की,
कब की? कब की? ये लास्ट इवैल्यूएशन है, क्योंकि अब हम कौन सी डेट पे पहले मौजूद हैं? तो लास्ट इवैल्यूएशन कब हुई? 1 जनवरी 2000। क्या आपको नहीं लगता उस टाइम पे तो चारों बिल्डिंग्स थी? तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन भी तो चारों बिल्डिंग की हुई होगी। चारों बिल्डिंग एक जैसी थी, तो क्या रिवैल्यूड अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होगी? तो यहां से इजीली पता चल जाएगा कि एक बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 68। ऑल राइट। तो बच्चे, जो आप लोगों के एसेट अकाउंट में 272 आया हुआ है, वो चार बिल्डिंग्स की रिवैल्यूड अमाउंट है। उनमें से अब एक बिल्डिंग आपकी नहीं रही, आपके पास अब तीन बिल्डिंग्स आएंगी ना। तो आपको नहीं लगता बैलेंस कैरी डाउन भी तीन बिल्डिंग्स का आना चाहिए? तो तीन बिल्डिंग का बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? 68 into 3 is equal to 204। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं ना? भाई, जितने एसिड मौजूद हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वैल्यू भी तो बैलेंस कैरी डाउन में उनकी होनी चाहिए ना। तो जो एसिड डिस्पोज कर दिया, क्या उसको मैं संभाल के रखूं? नहीं। तो क्या करूं? माइनस कर दूं। लेकिन कितनी अमाउंट से? 68 से। तो आप लोग जाओ एसिड अकाउंट के पास डिस्पोजल में, क्योंकि मेरे पास ये नोट ऑन रीवैल्यूड अमाउंट है, तो डिस्पोजल की भी रीवैल्यूड अमाउंट माइनस। अब किसी को कोई डाउट यहां पर? तो मैंने आके यहां पे क्या रिकॉर्ड करना है? जैसे ही आप 68 रिकॉर्ड करोगे, ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू अभी आपने आप बताई 204 वही आ जाएगी। चेक करो, ये जरा प्लस माइनस करो। अच्छा, अब एसिड वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है किसकी? बच्चे बात सुनो, हम लोगों ने ये रूल पढ़ा हुआ है कि भाई जो एसिड डिस्पोज हो जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी टोटल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डिस्पोजल अकाउंट को दो। यही रूल था। लेकिन उस टाइम पे जब वो एसिड कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहा हो, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, जब कॉस्ट मॉडल को फॉलो करे। लेकिन जब रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करता है ना, तो ये रूल नहीं होता कि फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। भाई, लास्ट रिवैल्यूएशन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नील नहीं हो गई थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खुद नील पड़ी हुई है, तुम्हें कहां से दे? हाँ, सोचने वाली बात है ना। तो वो तो पहले खुद से ही नील पड़ी हुई है। अब क्या करना है? अब इसका फार्मूला होता है कि लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से डेट ऑफ डिस्पोजल। क्या? लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से डेट ऑफ डिस्पोजल। भाई, बस इतना ही डेप्रिशिएट हुआ है वो। इससे पहले तो सब कुछ नील था, कुछ था ही नहीं। तो लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है? 30 जून 2015। तो सिर्फ 6 महीने। तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो चार्ज करवाएगा, रिवर्सल भी उसी का रिकॉर्ड करवाएगा। चार्ज करवाने के साथ ही उसका रिवर्सल ले ले। ओके। अब ये जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, ये टोटल रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर अब नहीं करनी। आपसे वही मेथड आ जाता है, ओपनिंग बैलेंस लेस डिस्पोजल, तो रिमेनिंग की डेप्रिसिएशन, और फिर डिस्पोजल के ऊपर टाइम फ्रैक्शन हम लोग लगाते थे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी डिस्पोजल की? देखो, डिस्पोज एसिड की वैल्यू 68, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 17 मल्टीप्लाइड बाय, तो कितनी वैल्यू बनेगी? बस ये टू ही है जिसने डिस्पोजल अकाउंट में चले जाना। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई? लेकिन जब डेप्रिसिएशन, ये बात क्लियर है ना सब बच्चों को? जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने लगेंगे, तब थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा कर। वो क्या वर्किंग करनी है? तो यहां पर हम उसको वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे, और हम आए इधर। कैसे? ओपनिंग एसिड मतलब लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट, तो अब इसने डेप्रिशिएट होना था
बाय रूल इसने डेप्रिशिएट होना था फॉर द ईयर, फॉर भाई, लेकिन यह पूरे साल के लिए नहीं। तो हम इसे कह रहे हैं कि भाई डिस्पोजल को निकाल दो यहां से, बाकी वैल्यू, इससे हमने कहा कि पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट हो जाओ। गॉट इट। 204 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 12 प्लस 68। अब इधर परेशान भाई मुझे क्यों निकाला, हमने कहा इधर आ जाओ, तुम्हें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना था, इसलिए तुम्हें वहां से निकाला ओपनिंग से। 68 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, ये था इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कि कहीं तुम पूरे साल के लिए ना डेप्रिशिएट हो जाओ तो तुम्हारे साथ ज्यादती होगी वो, इसलिए हमने तुम्हें अलग बुला लिया। क्योंकि तुम यूज 6 माह के लिए हुए तो डेप्रिशिएट भी 6 माह के लिए हुए। बात क्लियर? तो यहां से आपको ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिला 2 का, टोटल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा 14, टोटल कितना होगा 14 का, तो ये 14 यहां पे जाके रिकॉर्ड कर। ओके, नीचे हूं, नीचे हूं। 12 तो पूरे ईयर की डेफिनेशन नहीं है। ये बाकी जो 3 एसिड्स हैं ना डिस्पोजल के अलावा, उनकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। और ये 6 माह की इसकी, ये जो चौथी बिल्डिंग हमारे पास मौजूद थी जो 6 मंथ के लिए यूज हुई थी, ये उसकी डेप्रिसिएशन। तो टोटल 4 बिल्डिंग। ओके, वो जो पहले हमने 2 लिखा एक्यूमुलेटेड वाला लिखा है, वो मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इवेल्युएशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, जो मतलब इस साल चार्ज किया, रिवर्सल भी उसी का ही कर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? बातें क्लियर हो गई? अच्छा अब आप खुद बताओ, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितने एसिड हैं? ठीक। तो क्या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी उन्हीं 3 की नहीं होनी चाहिए थी? तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो तो उन 3 की ही क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आपके पास मौजूद है, और उन 3 की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी बन रही थी, ये देखो, मौजूद भी फिर वही है। ऑलराइट, जो एसिड की वैल्यू मौजूद है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी उन्हीं की मौजूद है, तो डिस्पोजल वाली है ही नहीं हमारे पास। ओके हो गया? किसी को कोई एतराज? तो आपके पास एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड आपके एसिड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये देखो, ये नोट कंप्लीट हो गए जी। किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला? अब क्या ये प्रेजेंटेशन बहुत बुरी लग रही है आप लोगों को? और अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन हो तो बिलीव मी ऑटोमेटिकली उसको माइंड बनता है, बच्चे को आता है भाई, बच्चा कुछ कर रहा है, अब उसके माइंड से जो नेगेटिविटी होती है ना वो वॉश हो जाती है कि भाई मैंने जरा गौर से देखने हैं इसके क्वेश्चन को। फिर अगर कोई हल्का फुल्की मिस्टेक आ भी जाए ना वो इग्नोर कर देता है, वो कहता है कोई नहीं यार अब बच्चा है, इतनी मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो 0.5 की कोई मिस्टेक, 1 की मिस्टेक वो इग्नोर कर देता है, फिर आपका पेपर 47-8 पे नहीं रहता। ओके, तो एग्जामिनर को जो चेक कर रहा हो आपका पेपर उसको जरा खुश करना है। खुश कैसे करना है? डांस थोड़ी ना करके दिखाएंगे उसको, तो हमारा पेपर जाके उसे खुश करें कि देखो यार तुम्हें कितनी आसानी से तुम मेरा पेपर चेक कर दो। बाकी उनके पेपर चेक करने में सपोज उसे 1 घंटा लगता हो, तुम्हारा पेपर चेक करने में उसे आधा घंटा लगना है, उसे पता है कि भाई कम टाइम में फुल पेमेंट मिल गई है, तो अब इतना तो बच्चे का भी हक बनता है। अच्छा, आई होप कि यहाँ तक की सारी स्टोरी वगैरह सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी, और नोट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम बन गया आप लोगों के लिए, नहीं ना? चलें, गुड, शाबाश। अब जरा स्टोरी सुनो मजीद, इसमें जरा निखार पैदा करती हैं। हाँ भाई तैयार हो? क्या आपसे कहा गया था 12 और 13 बनाओ, तो नाम बनाओ। तो क्वेश्चन का स्टार्ट कहाँ से करोगे? 14 क्या? 1 जनवरी 2014। क्या उससे पहले आपके पास एसिड नहीं था? था, तो मतलब ओपनिंग आएगा। हम्म, तो पहले तो ओपनिंग सोचना है, तो भाई ओपनिंग कितना आएगा। अब यहां पर सोचो,
देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, मेरे ख्याल से फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन में आपको कोई मसला नहीं है, am I right? लेकिन अगर इसको मिड ऑफ द ईयर, हमने मिड ऑफ द यूजफुल लाइफ जाके स्टार्ट करना हो, तब हमने उसको कहां से पकड़ना है। तो अब देखो क्वेश्चन को देखा, मुझे पता चला कि एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है, और जब एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो भाई कॉस्ट के ऊपर तो रिकॉर्ड होगा नहीं। क्या ख्याल है? दूसरी बात, मैं मौजूद हूं 1 जनवरी 2014, मुझे वो डेट मिल गई 1 जनवरी 2014, ये तो 1 जनवरी 2014 को ये वैल्यू होनी है। तो क्या बैलेंस ब्रॉड डाउन भी यही वैल्यू आएगा? नहीं। तो इससे पहले जो भी रीवैल्यूड अमाउंट होगी वो मेरा ओपनिंग बैलेंस। मेरी बात पिक की? क्या? कि मैं मौजूद हूं 1 जनवरी 2014 पर, उसी दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, रिवैल्यूएशन हो रही है 252 पर। भाई वो तो इस साल अकाउंट पार करूंगा तो आएगी ना। क्या पिछले साल का क्लोजिंग यही था? मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि भाई ब्रॉड डाउन मीन्स प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, ऐसे ही है ना। तो भाई प्रीवियस ईयर का जब क्लोजिंग किया होगा, वो क्या लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट पर नहीं किया होगा? हाँ। तो आप लोग जाओगे और 323 पर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दोगे। ओके, बात की स्टोरी फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन अब अगर एसिड का ओपनिंग है तो लाजिम बात है कि अम्लटेड एप्रिसिएशन का भी ओपनिंग है। अगर एसिड का ओपनिंग है तो लाजिम बात है कि अम्लटेड एप्रिसिएशन का भी ओपनिंग मौजूद है। क्वेश्चन पर आओगे और उससे पूछोगे, मिस्टर 323, तुम कब रीवैल्यू हुए थे, और तुम्हें रीवैल्यू हुए कितना अरसा हो गया है? तो उसने कहा था पिछले ही साल हुआ था, और अभी सिर्फ मुझे 1 साल हुआ है। Am I right? तो इसके क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन मौजूद होगी। अगर ये सपोज 2012 को हुआ होता तो 2 साल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी इसमें। गॉट इट? तो हमने इसे पूछा कि यार तुम 2013 में कितना डेप्रिसिएशन, क्यों देखो, मुझे 12 की डेप्रिसिएशन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ये 1 जनवरी 2013 को रीवैल्यू हुआ था, उन्हें सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नील कर दिया था, तो उस दिन तो नील हो गई। अब 1 जनवरी 2014 को मैंने नील कर दी है, लेकिन क्वेश्चन यह था मैंने नील कितना करना है। तो इससे पहले वो जो लास्ट इवैल्यूएशन है 323, मेरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वाली, वो सिर्फ 1 साल के लिए, तो उसने हमने आपको डेप्रिशिएट भी तो 1 साल के लिए करवाना है। अब क्वेश्चन ये आता है उसने डेप्रिशिएट कितना करवाया होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब हम गए मिस्टर एसिड के पास कि भाई तुम्हारी लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स। अब डिवाइडेड बाय 20 नहीं करेंगे, हमें क्या देखना है भाई ये 20 ईयर्स कब, कहते हैं 1 जनवरी 2012 को। तो 1 जनवरी 2013 को उसकी लाइफ कितनी होगी? तो 323 डिवाइडेड बाय 19। अच्छा, अब अगर ये सपोज 2 साल के लिए होती तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 साल के लिए होती मल्टीप्लाइड बाय 3, लेकिन ये 1 साल के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1, जो करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहां से बैलेंस मिल जाएगा, और ये जाके अपना ओपनिंग रिकॉर्ड कर दो। उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज चलता रहेगा, कोई मसला ही नहीं। अब आपको 12 में 13 बनाने की जरूरत नहीं, ये कंपैरेटिव आ गए हैं। हाँ जी, हो जाएगा। तो मिड से क्वेश्चन को किस तरह से जाके उठाना है, वो ये मेथड है। आपको सिर्फ ओपनिंग का पता चल जाए, बाकी सारा तो सेम मेथड है, वैसे ही चलता रहेगा। कर लोगे? कोई डाउट किसी को? चलें, गुड, शाबाश। अच्छा, जैसे ही अब ये नोट आप लोग बना लेते हो, इतने नोट तो आप बना ही लोगे। क्या मैंने गलत कहा? चलें, गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच, आपने मेरा साथ दिया। आगे क्या करना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ क्वेश्चन से देखकर आपने लिखनी है, और आपको उसके 2 से 3 नंबर मिल जाने हैं, और वो आपने हर हाल में फिर लिखनी।
फिर चाहे ऊपर वाली ये वाली वर्किंग जो आपको नजर आ रही है, ये चाहे 2 मिनट डिले कर देना, लेकिन बाकी चीजें पहले लिख, ताकि कंफर्म मार्क्स आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा, उनमें से कौन सी चीजें हैं कि अपनी ओपनिंग WDV लिखने के बाद आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड करना होता है अपने पास सबसे पहले मेजरमेंट बेसिस। बल्कि ब्लैक से ही लिखते हैं। ये एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें आप लोगों ने जाके सबसे पहले लिखना है इसी ओपनिंग WDV से नीचे। अच्छा, ये वर्किंग मैं बाद में कर लूंगा, यहां से हम इसको खत्म कर लेते हैं। जैसे ही आप ये ओपनिंग WDV लिख लेते हैं ना, इसके नीचे आप लोग लिखा करें मेजरमेंट बेसिस। अच्छा देखिए, क्या आपके पास मल्टीपल एसिड्स हैं? नहीं, आपके पास एक ही एसिड है, तो हर साल के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, मल्टीपल एसिड्स हो, एसिड ए, एसिड बी, एसिड सी, तीनों के लिए अलग अलग बताई जा रही है। फिर वो तीनों के मैं कॉलम बना लेता कि एसिड ए, एसिड बी, एसिड सी, उन तीनों के नीचे लिखता। देखिए मेरे पास तो एक ही एसिड है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मेजरमेंट बेसिस कि कौन सा मॉडल अप्लाई कर रहा है। रिवैल्यूएशन मॉडल। ऑलराइट। फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ जी, कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड। यूजफुल लाइफ, या अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तब आपने यूजफुल लाइफ नहीं बतानी, तब आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है। ओके। तो हम लोग अभी क्या बताएंगे? यूजफुल लाइफ, और हमारे एसिड की वैसे यूजफुल लाइफ इन टोटल कितनी थी? अच्छा, यहाँ पर ना बहुत से लोगों को बड़ी एम्बिग्युइटी है कि यहाँ पे 20 लिखना है, 17 लिखना है, 18 लिखना है, 16 लिखना है, क्या लिखना है। देखो मुझे एक बात बताओ कि क्या हम लोग अपने एसिड की लाइफ को चेंज किया हम लोगों ने? नहीं, एज सच हम लोगों ने चेंज नहीं किया। तो हम लोग जाके इन टोटल 20 भी बता सकते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप ये देखो, जब आप लोगों ने, हम लोगों ने ये जितने आप डिस्क्लोजर बताना होता है ना, ये कंपैरेटिव ईयर का नहीं बताना होता, हमने ये किसके लिए बताना होता है? करंट ईयर के लिए। तो आप ये देखो कि भाई जब करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, तो क्या हमने लाइफ को 20 ईयर्स लिया था? कितना लिया था उस टाइम पे? 17। तो आके यहाँ पे फिर 17 कर लो। मतलब ये डिफरेंट ओपिनियन है कि यहाँ पर क्या चीज आनी है। तो ये इस तरह की ओपिनियन है कि आप ये देखो कि इस साल जब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया, तो हमने यूजफुल लाइफ कंसीडर किया थी। तो हमने क्या कंसीडर की थी? तो हम 17 ला रहे थे। इन टोटल वैसे 20 थी, लेकिन इस साल जब रीवैल्यू हुआ एसेट, तो हम लोगों ने उसकी लाइफ को कितना डिटरमिन किया था? रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे 17। ओके, हो गई बात? किसी का एतराज? अच्छा, ये तीन चीजें कब आएंगी? WDV लिखने के फौरन बाद। और हर एसिड के लिए, अब मेरे पास एक ही एसिड था, मैंने सिर्फ एक ही एसिड के लिए लिख दिया। मल्टीपल एसिड होते हैं तो हर एसिड के नीचे हम लोग वो उसके डाटा यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हर एसिड का डेप्रिसिएशन मेथड डिफरेंट हो सकता है, रेट या यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो सकती है, फिर उसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है, ये भी डिफरेंट हो सकता है। तो आपने हर एसिड के बारे में ये बातें बतानी है। किसी का एतराज? फिर इसके बाद आपने लिखनी है, ये है ना आपके मुफ्त के नंबर हैं,
ये वो नंबर है जिसके लिए मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ पुट करने हैं ये वैल्यूज एज इट इज इसी तरह। और ये क्या सारी चीजें मुझे क्वेश्चन में पता चलनी गई थी। देखो इसीलिए तो मैंने जाकर इनको हाईलाइट किया था, ये 20 years वगैरह यहाँ पे मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन मॉडल है। ऑलराइट, क्यों? डिस्क्लोज ये रिक्वायरमेंट्स थी और मैं वही फुलफिल कर रहा था। अब नेक्स्ट जाएंगे और यहां पर हम उसे बताएंगे कि भाई लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई और किसने की। क्या? लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई और अब मैं कौन सी डेट पे मौजूद हूँ? 31 दिसंबर 2015। तो लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई? 1 जनवरी 2000। तो मैं 14, 13, 12 के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जिस दिन मैं मौजूद हूं उस दिन से पहले देखूंगा। हो सकता है वो 31 दिसंबर 2015 को ही हुई हो, तो मैं वही डेट लिख दूंगा। गॉट इट? लेकिन यहां से लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई? 1 जनवरी 2015। किसने की क्वेश्चन में गिवन होता है और एज इट इज ये आपने जाके लिखना होता है। ओके, और सिर्फ इतनी लाइन लिखना, लास्ट रिवैल्यूएशन इज कैरीड ऑन, वो डेट लिख लिया करें, 1 जनवरी 2000 बाय, अब उस फर्म का नाम लिख लिया करें, बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर। और ये इंडिपेंडेंट फर्म और साथ में उसका नेम। बाय, ये बाय किसने वैसे की थी? प्रीमियर वैल्यूएशन वैल्यूएशन सर्विसेज। ये वर्ड जरूर लिखना, एन इंडिपेंडेंट फर्म, फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। और ये बात देखें यहां पर एज इट इज गिवन थी। हाँ जी, हो जाएगा। ये जस्ट डिस्क्लोजर के लिए पॉइंट उसने बताया था, आपने भी एज इट इज जाके लिख देना है और आपको खाम खा का नंबर मिल जाना है। ऑलराइट, कोई इशू? अच्छा, इसके बाद ना एक छोटा सा पॉइंट, वो क्या, कि अभी तो हमसे बता रहे हैं ना कि भाई मैं रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो कर रहा हूं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे जो एसिड की WDV है वो कितनी है? कितनी है? शाबाश। लेकिन साथ में आप उसे बताओगे कि अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो ना करता, मैं कॉस्ट मॉडल पे रहता, तो मेरे एसिड की WDV क्या हो? ये बात आप उसे बताओगे। इफ, अब इसको कुछ इस तरह से लिखना, इफ, सिंपल रखना है भाई अपनी चीजों को, कॉस्ट मॉडल इज अप्लाइड then the carrying amount of the acid would be cost कितनी? 300 लेस accumulated depreciation कितनी? 300 divided by, multiplied by 2012, 13, 14,
15, तो 4 साल के लिए डेप्रिशिएट हो चुका होगा, ऐसे ही है ना। मल्टीप्लाइड बाय 4, हाँ जी, 16। तो इसकी अगर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करता तो आज ये मेरी बुक्स में कौन सी वैल्यू पे मौजूद होता, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से वो कौन सी वैल्यू पे मौजूद है। गॉट इट। अच्छा अब देखो क्या क्या चीजें बताओगे यहां पर पता चला। नोट ऑन पीपी का जब भी क्वेश्चन आएगा, उसने कहा था इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, तो ये सारी चीजें आईएफआरएस में लिखी हुई हैं कि आपने इसको इस तरह से बना के देना है, और ये बातें बतानी है आपने कि सबसे पहला काम तो आप कॉस्ट में किसी भी किस्म के एडिशन है, रिवैल्यूएशन है, उसके बारे में बताएं, कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन वगैरह के बारे में बताएं, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के बारे में बताएं। जब यहां तक पहुंच जाएं, अक्सर बच्चों को लगता है बस यहां तक कर देना नोट्स ऑन पीपीई है, भाई असल स्टोरी तो बाद में शुरू हो रही है। आधे नंबर ऊपर वाले पार्ट के हैं, आधे ही नंबर नीचे वाले पार्ट के हैं। और फिर क्या बताना है, तीन चीजें तो मस्त। क्या? मेजरमेंट बेसिस, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट। आप ये बताओ, बात क्लियर। अच्छा उसके बाद आपने अगला ही पॉइंट बताना होता है, लास्ट इवैल्यूएशन कब हुई और किसने की। ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस वैल्यू पर की, वो उसे वैसे ही पता चल जाएगा। गॉट इट। और साथ में आप बताओगे कि अगर मैं रिवैल्यूएशन ना करता और कॉस्ट मॉडल पे रहता तो फिर मेरे एसेट की डब्ल्यूडीवी क्या हो। तो वो आपने कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन करके उसको डब्ल्यूडीवी बता दें। ऑल राइट जी। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे 240 नहीं है, इसमें से एक डिस्पोजल भी हमारा हो गया था, तो हमारे पास बेसिकली कॉस्ट तो फिर 300 है ही नहीं ना। तो कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी ये। अच्छा ये अभी भी ये काम बड़ा इजी है कि देखो भाई कॉस्ट मॉडल पे हूं, तो मेरे पास तो अब 3 बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी, 75, तो तीन की वैल्यू क्या होगी, 225। तो भाई कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन भी तो 3 बिल्डिंग्स की ही मेरे पास पड़ी हुई होगी ना, है। तो 225 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि डिस्पोजल वाला एसिड अपनी कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन भी तो अपने साथ लेके गया होगा। ओके, देखो ये वैल्यू क्या है आपके पास, 45। ये सिर्फ एंड वाली बात इसको बता दिया करो कि एंड पे बैलेंस कैरी डाउन क्या है, उसकी कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी डाउन और डब्ल्यूडीवी क्या बनेगी। इसको मजीद डिटेल यहां में बताने की जरूरत नहीं है, जितना डिटेल्स में जाओगे उतनी मिस्टेक्स कर दोगे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, वैल्यू क्या आ गई यहां पर। हाँ, ये है उन तीन एसिड्स की डब्ल्यूडीवी अगर कॉस्ट मॉडल पे होती तो। बात क्लियर हो गई। अच्छा इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हर हाल में लिखना होता है, और वो है मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। उसके लिए हम लोग वर्किंग कल करेंगे, तो वो बातें जरा समझाने वाली हैं, उस पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस हो रही होती है, थोड़ा समझने वाला है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को नोट्स ऑन पीपी अच्छे तरीके से समझ आ चुका है और आप लोग एग्जाम्पल नंबर 31 अच्छे से समझ चुके हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।